जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। योजना आयोग को कहाँ से लिया गया था? तो सोवियत संघ से लिया गया था। योजना आयोग का नाम वर्तमान में नीति आयोग रख दिया गया है। कब से रखा गया है? तो 1 जनवरी 2015 से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब रखा गया? तो 1 जनवरी 2015 से। या फिर ऐसे पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ परमेश्वरन अय्यर। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह 1931 को आयोजित किए गए थे। इसमें कई प्रश्न बनते हैं, जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के मध्य। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1932 के मध्य। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932। इसमें पहला प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और एक टीबी सप्रू थे। दो व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और टीबी सप्रू जो हैं वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और एक प्रश्न बनता है कि द्वितीय गोलमेज गांधी जी यानी महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? महात्मा गांधी। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो लंदन में आयोजित किए गए थे। समझ में आ गए सारे प्रश्न? चलिए अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है हिस्ट्री की। किताबुल हिंद के जो लेखक हैं अल बरूनी हैं। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी। और कई हिस्ट्री की किताबें हैं। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी। तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ये चारों पुस्तक याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, आईने अकबरी अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना जो है 1924 में हुई थी। इसका नाम 1928 में बदलकर क्या कर दिया गया था? HSRA। कई प्रश्न इसमें भी बनते हैं, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक सदस्य थे लाला हरदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी। प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से कौन से HRA के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो चारों का नाम आप लोग याद रखिएगा, लाला हरदयाल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिंद्र सान्याल थे और योगेश चंद्र चटर्जी HRA के संस्थापक सदस्य है। 1928 में इसका नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके काल में निरस्त किया गया था? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको लॉर्ड रिपन के काल में निरस्त किया गया था। लाया किसके काल में गया था? 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। 1878 में। रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो CD देशमुख थे। कई प्रश्न इसमें बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। एक्ट कब बना था? 1934 में बना था। किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। स्थापना कब? 1935 में। एक्ट कौन? 1934, यंग हिल्टन आयोग। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1935
1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले गवर्नर जो थे ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो जिलों के मध्य पाया जाता है? जिलों नहीं है, यहाँ पे झीलों है। किन दो झीलों के मध्य पाया जाता है नियाग्रा जलप्रपात? तो जो नियाग्रा जलप्रपात है वह ईरी और ओंटारियो के मध्य पाया जाता है। ईरी और ओंटारियो के मध्य। ये झील किस देश में स्थित है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर ये दोनों झीलें स्थित हैं। सुपीरियर झील भी वहीं पे स्थित है। मिशिगन झील और ह्यूरॉन भी, ईरी भी। तो ईरी और ओंटारियो की सीमा पर कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची जो नौकायन झील है वह टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील यह उरुग्वे एवं पराग्वे की सीमा पर स्थित है। टीटीकाका झील यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में है, इसी से नील नदी निकलती है। बैकाल झील रूस में है, सबसे गहरी झील है। कोलेरू झील भारत में है, आंध्र प्रदेश में। तो सबसे ऊंची झील कौन सी है? टीटीकाका झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में? तो जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो वेनेजुएला में है, जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। एंजिल नहीं है, एंजिल है। एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो ओरोनिको नदी पर है। ओरोनिको नदी से ही बहुत सारी पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? ओरोनिको और कायरो नदी की सीमा पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में स्थित है। और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा। अभी हमने पढ़ा था नियाग्रा जलप्रपात विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। यह क्यों हुआ था? ओजोन परत संरक्षण के लिए इस प्रोटोकॉल को किया गया था। तो ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 को। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। पास्कल किसका मात्रक है? प्रेशर यानी दाब का मात्रक पास्कल। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। प्रतिरोध का मात्रक ओम। दाब का मात्रक पास्कल। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कई बार प्रश्न पूछा गया कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में कौन सा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। केरल में कोई परमाणु संयंत्र नहीं, तेलंगाना में भी कोई परमाणु संयंत्र नहीं। गुजरात में है काकरा पार परमाणु संयंत्र। काकरा पार परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। काकरा पार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कैगा कर्नाटक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रावत भाटा राजस्थान में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। तो पांचों परमाणु संयंत्र आप लोग याद रखिएगा। काकरा पार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में,
रावत भाटा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में। तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में? अशोक के काल में। बौद्ध संगीतियों की संख्या कितनी थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में। चलिए देख लेते हैं बौद्ध संगीतियों को। पहले तो इसका समय याद रखना पड़ता है, क्योंकि समय भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, किस शासक के समय हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन था। चारों प्रश्न बनते हैं इसमें और चारों पूछे जाते हैं, सभी इम्पोर्टेंट है। तो पहली बौद्ध संगीति है जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी, कालाशोक इसके उस समय शासक थे और सर्वकामिर को अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक इस समय राजा थे, मोगलीपुत्तिस को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और चौथी जो बौद्ध संगीति है प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क उस समय राजा थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष। कई बार उपाध्यक्ष भी पूछ दिया जाता है। इसको याद करने का तरीका है, स्थान को पहले तो सम हमें याद कर लेंगे, 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी। इसको एक ट्रिक के हिसाब से याद करते हैं, RVPK, RVPK यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसको लिखते हैं AKAK यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। आप लोग याद कर लेंगे, RVPK राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। AKAK यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसको लिखते हैं MSMV। यम से महाकश्यप, यश से सर्वकामिर, M से मोगलीपुत्तिस, V से वसुमित्र। याद करने का यही तरीका है बेस्ट कि RVPK यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। AKAK यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। MSMV यानी महाकश्यप, सर्वकामिर, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। इसके जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष वो अश्वघोष थे चौथे बौद्ध संगीति के। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2006 में पारित हुआ। यह एक्ट कब बना था? नरेगा एक्ट जो है अधिनियम 2005 में बना था, जबकि पारित कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2007 को इसका नाम बदलकर, पहले तो नरेगा था, उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मनरेगा। 2 अक्टूबर 2007 नहीं 2009 है, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा? संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह हैदराबाद में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 216 फीट, हैदराबाद में स्थित है। इसकी ऊंचाई 216 फीट है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में स्थित है, साधु बेट द्वीप पर स्थित है। और जो उसके कहते हैं कि वास्तुकर्ता हैं यानी बनाने वाले हैं, वो राम सुतार थे। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में स्थित है, साधु बेट द्वीप पर, और राम सुतार ने इसको बनाया था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की है, हैदराबाद में स्थित है। इसकी ऊंचाई 216 फीट। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वह भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, जो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।